Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. Now you are in class 12th, and we are starting chapter first, that is electric charge and field. Dear students, what is electric charge? It is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. मतलब चार्ज वो प्रॉपर्टी है, किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर दोनों टाइप के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स या फिर दोनों एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है. चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते कैसे हैं? असल में किसी भी बॉडी पर यदि न्यूट्रल स्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे. ठीक है. या हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है. और यदि न्यूट्रल स्टेट से किसी बॉडी पर चार्ज कम होते हैं तो इस सिचुएशन में उस पर चार्ज जो बोला जाएगा पॉजिटिव बोला जाएगा. ठीक है. या फिर वो बॉडी जो बोली जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बोली जाएगी. ठीक है. वैल्यू जो होती है इसकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है और वो कितनी होती है हमारी, दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो. कितना होता है? दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. डियर स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है कूलाम. और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो ईएसयू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर फ्रैंकलिन या फिर स्टैट कूलाम होती है. ठीक है. ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. कौन है स्केलर क्वांटिटी? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा 80. अब 80 जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसे आया? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. हैं. तो ये क्या था हमारा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी था. क्यू क्या था यहाँ पर? चार्ज था. टी क्या था हमारा? टाइम था. आई क्या था? इलेक्ट्रिक करंट था. सो हम कह सकते हैं यदि हम क्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी हो जाएगा. आई मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज़ आई का क्या ऐसा यूनिट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या ऐसा यूनिट होगा, दैट इज़ एम्पियर. और टाइम का क्या ऐसा यूनिट होता है, दैट इज़ व्हाट, सेकेंड. ठीक है. तो एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं. अब यदि हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो फिर जो हम क्यू का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे वो क्या होगा हमारा, करंट का डायमेंशनल फार्मूला मींस इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशनल फार्मूला. इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हमारा, दैट इज़ ए. और टाइम का क्या होता है, दैट इज़ टी. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए टी. यानी कि चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा हमारा ए टी. ओके. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है. ठीक है. किसी बॉडी पर चार्ज है और उसकी पोलैरिटी. ठीक है. अब यहाँ से हम देखते हैं, ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया जा रहा है आपको. ये देखिए, ये आपको दिख रहा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. यहाँ क्या है, ऊपर सबसे ऊपर ये एक ग्लास का कंटेनर है. ऊपर रबर स्टॉपर लगा हुआ है. ठीक है. टॉप में जो लगा हुआ है रबर स्टॉपर लगा हुआ है इस वेजल के माउथ पर. ये ग्लास वेजल है. यहाँ जो शेडेड पार्ट बॉटम में दिख रहा है दैट इज़ टिन फाइल. ठीक है. और ये होल सिस्टम क्या है, इसे हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये जो डिवाइस है इसका क्या नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये ऊपर जो दिख रही है आपको मेटल की रोड है. बेसिकली ये ब्रास की बनाई जाती है. ठीक है. अच्छा, ये जो आपको नीचे दिख रहा है जो ऐसा लग रहा है जैसे कि वाई को हमने इन्वर्टेड कर दिया हो, वो क्या है हमारा, गोल्ड लीव्स हैं. ठीक है. क्या है वो, गोल्ड लीव्स हैं. अब असल में इसमें एक वर्टिकल कंडक्टिंग रोड होती है जो पास हो रही है रबर स्टॉपर से. देखिए ये वर्टिकल कंडक्टिंग रोड है और ऊपर ये स्टॉपर के थ्रू रबर स्टॉपर से पास आउट हो रही है. और रबर स्टॉपर कहाँ पर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है ग्लास वेजल के माउथ पर. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है. अब इसके नीचे वाले एंड पर यदि हम यहाँ देखते हैं तो हमको दिखता है यहाँ पर दो लीव्स हैं, गोल्ड लीफ जो आपको दिख रही हैं
वो इससे अटैच हैं जो हमारी एक मेटलिक रोड है, या फिर आप ब्रास की रोड भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रास मेटल तो नहीं है, दैट इज़ अलॉय। ओके, सो ये इससे अटैच है। किसी मेटलिक रोड भी हो सकती है, या फिर ब्रास की भी ले सकते हैं, अलॉय वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई चार्ज बॉडी इसके पास लाई जाती है और इसे टच कर दी जाती है, जैसे यहाँ पर एक मेटल रोड टच कर रहे हैं चार्ज मेटल रोड, तो वो क्या होता है, इसमें डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है। जो गोल्ड फॉइल्स हैं इनके बीच में डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है। डाइवर्जन क्यों होता है? डाइवर्जन इसलिए होता है क्योंकि उस बॉडी पर जो चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा पूरी तरह से, या फिर पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जब उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर आएगा और वो गोल्ड लीफ्स पर आएगा, गोल्ड लीफ्स पर दोनों पर आएगा, तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारी गोल्ड लीफ्स हैं वो डाइवर्ज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर हम ले सकते हैं, यदि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमने उससे टच किया तो नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, और फिर वो गोल्ड लीफ्स, दोनों गोल्ड लीफ्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमको पता होता है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। अब रिपेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। जितना ज़्यादा डाइवर्जन होगा उतनी ही ज़्यादा चार्ज की अमाउंट होगी, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वी कैन टेक एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इन प्लेस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एज इट इज़ टू मच कॉस्टली. Gold leaf electroscope is too much costly, that's why we can take aluminum leaf electroscope. Dear students, ज़रूरी नहीं है कि हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही लेना है, हम एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी ले सकते हैं। यानी कि यदि हम गोल्ड की लीफ्स के प्लेस पर एल्यूमिनियम की लीफ्स लगा देते हैं तो सीधी सी बात हमारा एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बन जाएगा। वो आप घर पे भी बना सकते हैं। आपकी मम्मा आपको जब खाना पैक करके देती हैं वो किस में देती हैं? एल्यूमिनियम फॉइल में देती हैं। तो यदि आप उसकी दो बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लें और इस टाइप्स का सिस्टम बनाकर आप उसे कनेक्ट कर दें तो आपके घर पे बन जाएगा एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी सब्सटेंस को रब कर देते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, उसमें एक नेचर उसकी इस टाइप की हो जाती है कि यदि कोई न्यूट्रल बॉडी है, लाइट बॉडी है, तो उसे भी वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप बेसिकली आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि यदि आपके बाल वेट नहीं है, हेयर आपके वेट नहीं है, मतलब गीले नहीं हैं, स्टिकी नहीं है, मतलब चिपचिपे नहीं हैं, और आपका काम भी अच्छी सिचुएशन में है, बिल्कुल फ्रेश है, और उस सिचुएशन में आपके हेयर यदि ड्राई हैं, कॉम भी ड्राई है, और आप अपने बालों में कंघा निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब चार्ज कैसे क्रिएट होता है? यदि आप स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आप नीचे अर्थ सरफेस के पास लेकर आते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो उससे चिपकेंगे नहीं, वो क्लींस नहीं होंगे। बट यदि आप ड्राई हेयर से कॉम करने के, ड्राई हेयर में कॉम करने के बाद उस कॉम को अर्थ सरफेस के पास लेकर आते हो तो जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, उससे क्लींस होने लगते हैं, उससे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं, ये जिसके कारण हो रहा है इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो रब्ड सब्सटेंस होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। क्या बोलते हैं उन्हें हम? इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंसेस। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए, यदि एक कार को आप काफ़ी डिस्टेंस तक चलाएं, बहुत ज़्यादा चलाई है आपने, समथिंग 100 किलोमीटर्स, उसके बाद आप उसकी बॉडी को नेक्ड बेयर फुटेड से आप उसे टच करते हैं, ठीक है। जब आप बेयर फुटेड होते हैं उस सिचुएशन में आप उसे टच करते हैं तो आपको एक हल्का सा शॉक लग सकता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल हो सकता है कि यदि कोई शीट ले लें हम पेपर की, ठीक है,
और उसे हम ड्राई एयर में रखें काफ़ी लंबे टाइम, तो वो क्या होती है, वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आप A4 शीट होती है, जो प्रिंटर वाली जो पेपर्स होते हैं, A4 शीट होती है, उसकी एक बहुत बारीक सी 1 सेंटीमीटर थिकनेस की, सॉरी विड्थ की एक स्ट्रिप कट कर लीजिए, फिर उसे बीच में से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद उसे आयरन कर दीजिए। अब जहाँ से आपने उसे आयरन, मतलब उसे आयरन किया है, जहाँ से आपने उसे फोल्ड किया था यानी मिड पॉइंट से, यदि आप उस मिड पॉइंट को पकड़ते हैं तो वो जो उसके एंड स्ट्रिप्स हैं, यानी दो जो एंड हैं, वो आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर मूव करने लगते हैं, वो डाइवर्स होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी यानी कि वो पेपर चार्ज हो गया है। वो जो शीट थी, वो जो थिन स्लाइस थी पेपर की, वो क्या हो गई, चार्ज हो गई है। ओके, अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा समर में जब आप पॉलिस्टर शर्ट रिमूव करते हैं और उसे जर्क करते हैं, यानी उसे झटका मारते हैं रात के टाइम में, तो आप देखते हैं कि कभी कभी स्पार्क्स क्रिएट होते हैं, कभी कभी स्पार्क्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ऐसा बेसिकली जो आपके पॉलिस्टर शर्ट है या फिर नायलॉन शर्ट है, या फिर आपने देखा होगा मम्मा की सिल्क साड़ी हो, या फिर किसी भी टाइप का, इस टाइप का जो क्लोथ है, ठीक है, जो हमारे आर्टिफिशियली बनाए गए हैं बेसिकली, उनमें ये जब आप जर्क करते हैं उनको रात के टाइम में, तो बेसिकली उनमें स्पार्क क्रिएट होते हैं। ऐसा बेसिकली आपने समर में देखा होगा। ठीक है, कॉम एग्जांपल आपको बता ही चुका हूँ। कभी कभी यदि हम ज़्यादा अंधेरे में देखते हैं और ज़्यादा कॉम को ज़्यादा ड्राई हेयर से पास आउट करते हैं बहुत लंबे टाइम, तो समटाइम्स यू विल सी लाइट स्पार्क्स। ओके, एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम। कोई आदमी है, बहुत तेज़ी से चल रहा है ड्राई कारपेट पर, तो वो भी कुछ हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक फेस कर सकता है जब वो किसी आयरन के गेट को टच करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है, मानकर चलिए एक वाटर टैप है। ठीक है, वाटर टैप ओपन कर रखी है, ज़्यादा स्ट्रीम उसकी हाई नहीं होनी चाहिए, स्लोली स्लोली मूव करते रहना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रीम की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, एक रोड लेते हैं, आयरन की रोड ले लीजिए या किसी मेटल की रोड ले लीजिए, और उसे अच्छी तरह से रब कीजिए किसी क्लॉथ वगैरह से, किसी से भी। तो जब आप उसे रब करते रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक रब करेंगे, तो वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चार्ज होने के बाद यदि उसे आप उस स्ट्रीम के पास लेकर आते हो, जो वाटर स्ट्रीम उस टैप से आ रही थी, तो उसकी जो डायरेक्शन है थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, वो डाइवर्ट होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो जो स्ट्रीम है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली अनचार्ज्ड हैं, लेकिन वो चार्ज हो चुकी है, और एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये क्यों होता है, ऐसा किस फिनोमेना के कारण होता है, क्या है इसके पीछे रीज़न, इसे हम आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। इसके साथ साथ आपने देखा होगा बेसिकली, अब कार के का केस आपने देखा था कि जब ज़्यादा कार डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो और कोई आदमी बेयर फुटेड होता है और उसे टच करता है, तो उसे माइल्ड शॉक लगता है। ठीक है, अब हमने एक और बात पढ़ी कि स्पार्क भी क्रिएट होगा। अब कंसीडर कीजिए कि यदि एरोप्लेन के केस में ले लें, अब एरोप्लेन कोई 10-20-50 किलोमीटर तो जाएगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा जर्नी कवर अप करता है वो। अब इतना सब कुछ होने के बाद एयर में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, स्पीड भी उसका एक रीज़न है, ज़्यादा डिस्टेंस भी उसका एक रीज़न है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, वो भी पूरी उसकी बॉडी भी चार्ज हो चुकी होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जब वो यदि लैंड करेगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो स्पार्क उसमें भी क्रिएट होना है, क्योंकि वो बॉडी चार्ज हो चुकी है, उसके जो पूरी पूरी बॉडी चार्ज हो चुकी है, और वो अर्थ क्या अनचार्ज बॉडी है, तो अर्थ को चार्ज देने की कोशिश करेगा, और इस सिचुएशन में स्पार्क्स क्रिएट हो सकते हैं और उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, उसके जो व्हील्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं, वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से की जाती है ताकि ऐसा ना हो सके। ठीक है, now what is electrostatics? Dear students, the branch of physics which deals with the study of charge at rest is known as electrostatics. Electrostatics क्या है?
सिंपल टर्म से हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हम स्टडी करते हैं किसी भी चार्ज की रेस्ट में, वो हमारा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी चार्ज की रेस्ट में स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, समटाइम्स फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। एप्लीकेशन क्या है, लाउड स्पीकर में इसका यूज़ किया जाता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग मशीन देखी होंगी जो पेंट्स वगैरह करते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो बड़ी बड़ी चिमनी होती हैं उनमें फ्लाई ऐश कलेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ज़ीरोक्स कॉपिंग मशीन, जब आप बोलते हैं कि फ़ोटोकॉपी कराने जा रहे हैं, समटाइम्स आप पर बहुत सारा वर्क होता है, तो आप क्या करते हैं, फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं, ठीक है, तो या फिर अपने घर पे ही अपने प्रिंटर से निकालते हैं, तो ज़ीरोक्स कॉपिंग मशीन जो है हमारा, उसमें भी हमारा क्या होता है, ये इसी का यूज़ होता है हमारा। अब कंपोनेंट्स हमारे जैसे कि कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर का टेलीविज़न में भी यूज़ होता है, रेडियो में भी होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनमें हमारा कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो कैपेसिटर का जो यूज़ होता है, ये कैपेसिटर जो आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये आप चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे कैपेसिटर्स क्या होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। कैपेसिटर वैसे आपको अभी रफली बता ही देता हूँ बेटा। कैपेसिटर वो होता है जो आपने अपने फ़ैन में देखा है, वो सिलेंड्रिकल शेप में छोटा सा जो डिवाइस होता है, वो होता है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। समटाइम्स इसे हम कंडेंसर भी बोल देते हैं। वेन इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ हमारा वेंटीग्राफ जनरेटर में भी होता है। वेंटीग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस से 3-4 ईयर्स हो चुके हैं, हटाया जा चुका है। नाउ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जैसा मैं बता रहा था आपको, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमारे अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो अनलाइक चार्ज हैं, यानी कि डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे केवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ क्या है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ एक वो सीरीज़ है जिसमें हमने सब्सटेंसेस को इस टाइप से पुट किया है कि यदि हम उन्हें सीक्वेंसिवली हम उन्हें देखें, उनके ऑर्डर को, तो जो ऊपर आ रहा है सब्सटेंस, उसको यदि हम उससे नीचे आने वाले, उसके जो सीरियल नंबर है उससे नीचे आने वाले किसी सब्सटेंस से रब करते हैं, तो क्या होता है, ऊपर वाला जो होगा, जो टॉप पे था, मतलब टॉप पे हो या सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे, किसी पे भी, बेसिकली जो लोअर पोजीशन वाला है उससे अपर पोजीशन वाले को जब रब करेंगे तो अपर पोजीशन वाले पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि लोअर पोजीशन वाले पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एक सीरीज़ दिखा रखी है, यहाँ पर 16 सब्सटेंसेस दिखा रखे हैं इस सीरीज़ में। पहला है फर, दूसरा फ्लैनल, तीसरा सीलिंग वैक्स, चौथा ग्लास, नेक्स्ट आपका कॉटन, देन पेपर, देन सिल्क, देन ह्यूमन बॉडी, देन वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन, अम्बर, सल्फर, इबोनाइट एंड गुड पार्चर, ठीक है। कंसीडर कीजिए फर को यदि हम चाहे फ्लैनल से रब करें, सीलिंग वैक्स से रब करें, ग्लास से रब करें, कॉटन से करें, पेपर से करें, सिल्क से करें, ह्यूमन बॉडी से करें, मीन्स वेदर गुडा पार्चा से करें, किसी से भी इनसे करते हैं, तो फर पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी इन सभी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लैनल को यदि फर से रब करते हैं, तो फ्लैनल से ऊपर है फर, तो किस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा? फर पे, लेकिन फ्लैनल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यदि इसी फ्लैनल को रब करते हैं हम सीलिंग वैक्स से, तो फ्लैनल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट सीलिंग वैक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फ्लैनल को चाहे ग्लास से कर लो, कॉटन से कर लो रब, या फिर आप पेपर से, इसी टाइप से वुड, मेटल, रेजिन वगैरह वगैरह, या फिर आप गुटा पार्चा, इनसे रब करते हो, तो इन सभी सिचुएशन में एक्सेप्ट फॉर फ्लैनल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी सभी पर नेगेटिव चार्ज होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो इसे याद करने के लिए हम समझ सकते हैं, तरीका ये है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो पहले है उस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और जो बाद में उस पर नेगेटिव आएगा। कैसे याद रख सकते हैं? P फॉर प्रीवियस एंड P फॉर पॉजिटिव, या फिर P से पहले और P से पॉजिटिव, ठीक है, तब भी वही बात है, आप लर्न कर सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड, इतना टिपिकल नहीं है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। आई नो यू आर गुड स्टूडेंट। ओके, नाउ व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज?
ये वो प्रॉपर्टी है जो इस बात को बताती है कि चार्ज हमारे बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि किस टाइप का चार्ज है, टाइप्स के का मतलब है कि किस टाइप का चार्ज है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिस्टिंग्विश करती है कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज को डिस्टिंग्विश करने में जो हमें हेल्प करती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी पोलरिटी ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? कोई भी फाइनाइट साइज बॉडी जो इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी बॉडी, यदि कोई चार्ज बॉडी है और उससे काफ़ी डिस्टेंस पर हम देखें किसी भी बॉडी को, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस पर देखें, तो वो हमारा क्या होगा, पॉइंट चार्ज की बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर बॉडी। यदि उस बॉडी के साइज़ की कंपेयर में डिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम उसे पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ पॉइंट साइज बॉडी, ठीक है। तो वहाँ पर बस पॉइंट साइज बॉडी बोला गया, यहाँ पर पॉइंट चार्ज बॉडी, ओके। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज करने के मेथड्स कितने हैं? बेसिकली चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। एक फ्रिक्शन होता है, दूसरा कंडक्शन होता है और तीसरा इंडक्शन होता है, ओके। फ्रिक्शन क्या है? जब हम बॉडीज़ को रब करते हैं, जब हम 2 बॉडीज़ को रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी बॉडी पर। क्यों? क्योंकि जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा वो बेचारा कमज़ोर सा है, समझ रहे हैं। जो कमज़ोर होगा उससे हायर वर्क फंक्शन वाले की ओर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बेचारा कमज़ोर है, लोअर वर्क फंक्शन, ठीक है, जिसका है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देगा हायर वर्क फंक्शन की ओर, ओके। मान लीजिए 2 सब्सटेंसेस हमारे ए और बी हैं, ए का लोअर वर्क फंक्शन है और बी का हायर वर्क फंक्शन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे बी में। अब आप एक बात बताइए, जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर ये बताइए कि पॉजिटिव कौन सी होगी बॉडी? करेक्ट, बॉडी ए ही पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसका लोअर वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको? बॉडी बी को। और बॉडी बी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारी? कंडक्शन। कंडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब आपने वो चार्ज कोई रोड ली थी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। जब आपने उस चार्ज बॉडी ली, आपने उसकी मेटलिक नॉब से टच किया उसे, तो चार्ज क्या हुआ? नीचे आ गया धीरे धीरे उस रॉड के थ्रू। अब वहाँ गोल्ड लीफ्स पर आ जाता है और वो फिर डाइवर्ज होने लगती हैं। यही तो पढ़ा था हमने। अब ये हुआ क्या? ये हुआ क्योंकि हमने उस बॉडी को टच किया, हमने वो जो मेटलिक रॉड थी उसे नॉब से टच किया और टच होने के बाद वो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो जब हम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है टच करने के बाद, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा कंडक्शन, ओके। इंडक्शन क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें हम टच नहीं करते, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हम चार्ज कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या हमारा इंडक्शन है। वो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था या समझा था, कौन सा वाला, जो हमने कॉम वाला लिया था, वहाँ भी इंडक्शन ही था। क्योंकि हमने वो अनचार्ज बॉडी थी, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, टिनी पार्टिकल्स थे अर्थ सरफेस पर, उन टिनी पार्टिकल्स को किसने अट्रैक्ट किया? उस कॉम ने अट्रैक्ट किया, ओके। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिख रहा है आपको इंडक्शन का, कि ये चार्ज रोड है, लेफ्ट साइड में चार्ज रोड है और एक स्फीयर रखा हुआ है, और ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, ओके। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये दिख रहा है आपको, और वो कंडक्टिंग स्फीयर है, दिख रहा है, ओके। जैसे ही हम इसे पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आते हैं इसके पास, तो क्या होता है, अब इस बॉडी पर ये जो स्फीयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। बट वो मिक्स थे, इंटरमिक्स थे। अब क्या होगा? सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो कुछ चार्ज हमारा नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, वो अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है उसे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा? उस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर दूसरी साइड चला गया और एक साइड जो रोड है उसकी साइड आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन।
नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका। देखिए यहाँ पर स्टेप 1 में हमें एक बॉडी दिख रही है, हमें एक इंसुलेटिंग सपोर्ट है ये, और ऊपर एक स्फेयर है। सेकंड केस में हमें ये दिखता है कि यहाँ पर हम एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आ रहे हैं, और स्फेयर में क्या हुआ, बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन है जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, सेम सिचुएशन है, बस अब की बार चार्ज रोड नेगेटिव चार्ज ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड चला गया। अब क्या होता है, हमने उसे अर्थिंग कर दिया, जो नेगेटिव साइड थी हमारी, दूसरी साइड जो थी उसे हमने अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग होते के साथ ही वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अर्थ में चले गए। जब वो अर्थ में चले गए तो वहाँ पर केवल स्फीयर जो पॉजिटिवली चार्ज रह गया। अब जैसे ही इसे हम रोड को हटाएंगे तो क्या होगा, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, जो कि स्टेप 5 में आपको दिख रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, चार्जिंग ऑफ 2 स्फीयर बाय इंडक्शन। ये 2 स्फीयर्स हैं जो इंसुलेटिंग सपोर्ट्स पर रखे हुए हैं। यहाँ ये दोनों स्फीयर्स को हमने टच किया हुआ है। अब ये दोनों जो स्फीयर्स टच हो रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग स्फीयर नहीं कंसीडर किए जाएंगे, इसे केवल एक ही बॉडी कंसीडर किया जाएगा, राइट। जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, मानकर चलिए हम भी कंडक्टिंग बॉडी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से पास आउट हो सकती है। मानकर चलिए कोई आदमी गलती से लाइव वायर के टच में आ जाता है, उसे दूसरा आदमी पकड़ ले छुटाने के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी पास आउट होगी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो दूसरी बॉडी नहीं है, वो एक ही बॉडी कंसीडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट और कोई आता है, वो भी उसे छुटाने के लिए चलता है, सोचता है कि ये कैसे खड़े हैं या फिर जो भी कुछ है, वो उन्हें पकड़ता है, तो वो भी एक ही बॉडी में कंसीडर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट उसे भी उसी बॉडी में कंसीडर करेगी। तो वो तीनों के तीनों किस में होंगे, एक ही बॉडी की तरह बिहेव करेंगे, और सभी में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो जाएगी। डू गेट इट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल बिकॉज यू आर द गुड स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रोड लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज रोड लाएंगे तो स्फीयर का लेफ्ट में, जो हमारा ये 2 स्फीयर्स हैं, इनके लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज आ गया और राइट में हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट में दूसरा वाला जो स्फीयर है, ठीक है, क्योंकि अब ये एक ही बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम इन्हें ग्राउंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ग्राउंडिंग करें, सॉरी ये ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, इसे रोड को अब हम थोड़ा सा, इन्हें जो हमारे स्फीयर्स हैं इन्हें हम थोड़ा सा दूर कर देंगे हम, ठीक है। अब दूर करने के बाद क्या होगा, इसे रोड को भी दूर लेके जाएंगे। जैसे ही हम रोड को दूर लेकर जाते हैं तो ये स्फीयर्स जो हैं इन पर चार्ज पास पास आ जाएगा। थोड़ा दूर इसलिए किया है स्फीयर्स को, क्योंकि यदि हमने रोड हटा दी पहले तो क्या होगा, ये फिर एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोबारा से इंटरमिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले स्फीयर्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पर ले आते हैं। अब इसे रोड को हटा देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर है, क्योंकि उधर से तो हमने रोड हटा ली है। अब यदि ना और थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख देते हैं, जो स्टेप 5 में दिख रहा है, तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरे स्फीयर्स पे। ओके, थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल फॉर द डे। Remaining will be in on the next video.